नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके हमसे किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ज़मीन कब्जे पर कानूनी जानकारियाँ साझा करेंगे, खासतौर पर प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजेशन और उससे जुड़े कानून के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन और उससे जुड़े कानून की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप भी चाहें और आपका ज़मीन या कब्ज़े से जुड़ा या प्रतिकूल कब्ज़े से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर बता देते हैं आपको 0120612793 0120612793। इनमें से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। रुक करते हैं परमानंद पांडे जी का, जो कि आज हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। सर, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन आखिर क्या है और इसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है? देखिए, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन जिसको कहते हैं जी, वो परिभाषित करने का मतलब कि देखिए, दो चीजें इसमें रखी गई, एक तो सरकारी और एक प्राइवेट। दो तरह की जमीन होती है जी, और जैसे बंजर जमीन हुआ, कहीं ग्राम समाज की जमीन हुआ, कहीं और कोई जमीन हुई या रेलवेज की जमीन हुई, उसको तो आप गवर्नमेंट लैंड में कह सकते हैं। जी, लेकिन एक किसी प्राइवेट व्यक्ति की जमीन को वो प्राइवेट लैंड में आ गया, तो जो प्राइवेट लैंड है उसमें 12 साल तक कोई व्यक्ति अगर कब्जा बना के रखता है तो वो उसको प्रतिकूल पोजीशन के तहत वो उसको अधिकार दे दिया जाता है। जी, और अगर सरकारी जमीन पर 30 साल तक कोई व्यक्ति कब्जा करते है और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया है तो वो उसको जो पोजीशन में जो पोजेसर है, जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, उसको अधिकार मिल जाता है कि वो उस पर अपना अधिकार जमा सके। लेकिन दो चीजें इसमें खास तौर पर रखनी होती है कि पोजेशन अगर आपका है और किसी ने कोई आपको सवाल नहीं उठाया है तब तो आपको पोजेशन मिल सकता, अधिकार मिल सकता। लेकिन उसमें पोजेशन का अगर मान लीजिए बीच में किसी ने आक्षेप किया है, किसी ने ऑब्जेक्शन उसमें रेज किया है, तो आपको अधिकार मिलना नहीं हुआ। फिर आपको दूसरी चीज है कि आपको अब साबित करना होगा कि मैं 12 साल से इस पर कब्जे में हूँ, ये प्राइवेट लैंड है, या 30 साल से मैं इस सरकारी जमीन पर कब्जे पर हूँ और किसी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा है, मैं इसका पूरी तरह से उपयोग करता रहा हूँ, मैं हर तरह से बिजली का, पानी का उपयोग करता रहा हूँ, कोई किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, इस नाते इसका मुझे पोजीशन दिया जाए। तो प्रतिकूल पोजीशन जिसको प्रतिकूल एडवर्स पोजीशन कहते हैं, प्रतिकूल कब्जा जिसको कहते हैं, वो ये है कि आपका कहीं भी कंटिन्यूअस है, पूरा लगातार, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है और आपका उस पर कब्जा मिला हुआ है, तभी कानून के तहत आपको एडवर्स पोजीशन का राइट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ये साफ बात होनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो बात जैसे मैंने जमीन लिया, जैसे मैंने कोई किराए का मकान लिया है जी, और मैं 12 साल से लगातार उसका किराया दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ या बंद कर दिया हूँ, किराया देना बंद कर दिया हूँ और मालिक की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मालिक ने उसका अधिकार छोड़ दिया है, उसने मुझे उस जमीन को दे दिया है, उस मकान को दे दिया है और मैं ही उसका मालिक हो गया हूँ। ये स्थिति है एडवर्स पोजीशन। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है। तो हम चाहते हैं ये भी आप बताएं कि आखिर किन स्थितियों में प्रतिकूल कब्जा मान्य होता है? प्रतिकूल कब्जा दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? एक तो आप राइटफुल ओनर है कि नहीं है,
जी अगर मान लीजिए राइटफुल ओनर है तो आपको लैंड को सेल करने का, किराए पर देने का अधिकार है। जी लेकिन अगर आप केवल एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसको लिए हुए हैं या मकान को लिए हुए हैं, तो आपको उसे बेचने का या किसी तरह से उसको अपने से किराया पर देने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये तो हुआ पोजेसर, माने जो कब्जे करने वाला आदमी है उसके बारे में बात कही गई है। और जो और फिर आपका राइट क्या है? राइट आपका ये है कि आपको जो एक एब्सोल्यूट पोजीशन वाला व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर उसका मालिक है तो उसके नाम से बिजली का बिल होगा, उसके नाम से और भी चीजें दी गई होंगी, ये सारी चीजें उसके पास आधार कार्ड होगा और तमाम सारी चीजें। आधार कार्ड तो खैर किसी का भी बन सकता है, बिजली का बिल भी बन सकता है, लेकिन वो उसका किराया देता है कि नहीं, मालगुजारी देता है कि नहीं देता है, कौन देता है, ये तो तय करना पड़ेगा। जैसे मेरी जमीन है, अगर मेरे किसी ने 12 साल तक ले रखा है तो वो उसकी मालगुजारी कौन देता है? मालगुजारी मैं देता हूँ या जिसके कब्जे में वो जमीन है वो देता है? वो उसको केवल अधिकार दिया गया है कि उसका यूज करे, और अगर यूज करते करते मैं मालगुजारी देना बंद कर दिया हूँ, उसने पूरा कब्जा कर लिया है, तो फिर वो प्रूव करेगा। दोनों में उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसको एब्सोल्यूट राइट मिल गया है और मैंने अपना हक छोड़ दिया है। जब मैंने अपना हक छोड़ दिया है तभी उसको एब्सोल्यूट राइट मिला है और तभी वो एब्सोल्यूट पोजीशन का हकदार हुआ और तभी वो प्रतिकूल जो एडवर्स पोजीशन है उसका अधिकारी बना है। और वही उसमें दोनों में अंतर है, ये एडवर्स पोजीशन में और मूल आपका अधिकार कहाँ से है, ये राइटफुल ओनर आप है कि नहीं है, ये दोनों चीजों में खास तौर पर आमतौर पर आप देखते होंगे कि कई लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद वो उसका किराया भी नहीं देते और वो कहते हैं कि नहीं जमीन हमारी हो गई है, फिर उसके पीछे लंबी लड़ाई चलती है। मैं तो ऐसे कई केसेस देख चुका हूँ कि आदमी ने किराया देना 10-10 साल तक, 12-12 साल तक बंद कर दिया है और दूसरा आदमी कोर्ट में गया है कि हमको इनको इविक्ट कराया जाए, इनको खाली कराया जाए, और इविक्शन का सूट फाइल किया है और फाइल करने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो इनके पास किराया लेके जाता हूँ, ये लेते ही नहीं है, बिजली का बिल मैं लगातार दे रहा हूँ, इनका इससे कोई संबंध नहीं रह गया, अब मैं इसका पूरी तरह से मालिक बन गया। ये स्थितियां आ चुकी हैं और सामान्य तौर पर ऐसा होता रहा है। आपने देखा होगा कई ऐसे मुकदमे आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक चले हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके देना पड़ा है कि हम बहुत दिनों से, जैसे आप कर्नाटका वक्फ बोर्ड का मामला है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड के मामले में क्या हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हम 13वीं शताब्दी से इस पर कब्जे में है। कोर्ट ने कहा नहीं, आप 13वीं शताब्दी से कब्जे में है, इसका कोई प्रमाण तो आप दीजिए कि है कि नहीं है, और नहीं दे सकते हैं तो आपका अधिकार नहीं। ये स्थिति है। जी ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि दोनों में अंतर क्या है, प्रतिकूल कब्जे पर और जो ओनरशिप है उन दोनों में अंतर क्या है। अगर प्रतिकूल कब्जे की मान्यता की बात की जाए कि कोई बंदा अगर प्रतिकूल कब्जा वहां पर जता रहा है तो उसका कब्जा मान्य आखिर किन स्थितियों में माना जाता है? देखिए, प्रतिकूल कब्जा अगर जता रहा है तो उसका पहले तो ये है कि जो राइट है वो लीगल राइट किसका है। देख लीजिए, मेरे नाम से जमीन है तो मैं उसका लीगल राइट मुझे मिला हुआ है, मेरे नाम से उसका बनामा हुआ है या मेरे नाम से रिकॉर्ड में है रखा हुआ है, और अगर आपने कब्जा किया है उस पर तो आपके नाम से वो बनामे का अधिकार नहीं मिला है, आपके पास वो अधिकार नहीं है, केवल आपने उसको कब्जा किया है। तो आप राइटफुल ओनर नहीं है, राइटफुल ओनर मैं हूं, लेकिन आपको उसका अधिकार मिला हुआ है कि आप यूज करिए, मैंने दे दिया है। और उस यूज करने के आधार पर दोनों में यही फर्क है कि आप पजेसर हैं, कब्जे में आपके है और मैं मालिक हूँ उसका। एक चीज और भी देखिए कि आपको क्या स्थिति है कि आप पजेसेंटी जिसको बोलते हैं, जो पजेशन है वो आपका किस आधार पर है, आपका फिजिकल पजेशन है कि नहीं है। फिजिकल में अगर पजेशन नहीं है, मान लीजिए मेरी जमीन है, मुझे मेरी जमीन पर मेरा फिजिकल पोजीशन नहीं है, लेकिन फिजिकल पोजीशन वो कौन व्यक्ति का है, वो व्यक्ति जो उसने किराए पर लिया है या किसी आधार पर उसने अधिया पर लिया है ये ढंग से, तो ये उसका केवल वो उस जमीन का, उस मकान का, उस चीज का केवल उपयोग कर सकता है
वो उसको बेच नहीं सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है, वो उसको दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता है, केवल वो अपने तय रहता है। दोनों में यही खास फर्क है कि हम अगर मकान मालिक है जी। या हमारे पास राइटफुल पोजीशन है, राइटफुल ओनर हम हैं, तो हम उसको सेल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको रेंट पर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल उसके कब्जे में वो जमीन है एडवर्स पोजीशन के नाम पर या किसी तरह से, तो उसका उपयोग कर सकता है, उसको वो बेच नहीं सकता है। इसी आधार पर उसको तय करना पड़ता है कि आपके पास एडवर्स पोजीशन है कि नहीं। लेकिन 12 साल की मियाद जो बीत गई अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो फिर उसके बाद वो इस पर हक जमा सकता है। यही दोनों में खास फर्क है। ठीक है सर। सर आपने अभी बात की कि 12 साल के बाद ज़मीन कब्जेदारी की हो जाती है, तो इस बारे में आखिर लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 क्या कहती है? देखिए, ये दोनों में एक तरह से बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों का। इतना है कि लिमिटेशन एक्ट के तहत ही वो पाते हैं। लिमिटेशन एक्ट माने आपका इतने समय पर, जैसे लिमिटेशन एक्ट क्यों बनाया गया? लिमिटेशन एक्ट इसलिए बनाया गया कि अगर आप इस लिमिट के भीतर उस पर कोई अपना हक नहीं जता रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने हक को छोड़ दिया है। जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में फैसला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें एसएलपी फाइल करने के लिए आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि 90 दिन के भीतर आप इस चीज पर सोच लें कि फैसला सही हुआ है या गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो आप उसको लेके जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिमिटेशन का पीरियड दिया जाता है कि इतने समय तक आप देखिए, इंतजार करिए, और इतने समय के इंतजार के भीतर आप तैयारी करने में लगाइए और फिर आप वहां पर कोर्ट में जाइए। यही हालत यहाँ पर है। 65 लिमिटेशन एक्ट का इस चीज को कहता है कि अगर आपको समय दिया गया है, 12 साल का समय कम नहीं होता है, कोई व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए है और कुछ भी आपको नहीं दे रहा है, कोई चीज नहीं कर रहा है और अपना हक जता रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको पुलिस में कंप्लेंट करिए, सिविल सूट फाइल करिए और लोग बताइए इस चीज को कि देखिए इसने हमारा गलत पोजीशन ले रखा, पोजीशन लेने के बाद किराया लिया था, फिर इसको छोड़ नहीं रहा, तो 2-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब आपने अपना हक उस पर छोड़ दिया है। कानून इस चीज को कहता है। देखिए, कानून के बारे में एक चीज है कि कानून साथ किसका देता है? जो ए पर्सन हु इज विजिलेंट टू हिज हर ओन राइट्स, जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सचेत है, उसी का कानून साथ देता है। वो उस व्यक्ति का कानून साथ नहीं देता है जो अपने अधिकारों के प्रति सोया हुआ रहता है। तो ऐसे ही 12 साल के समय तक आप सोए हुए पड़े हुए हैं, और 12 साल के बाद जब उसने कह दिया कि नहीं आपका कोई अधिकार नहीं है, तब आप जाग रहे हैं, तो इसी नाते लिमिटेशन एक्ट पर बांध दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट इस चीज को क्लियर कर देता है कि आप उतने समय के भीतर सतर्क हो जाइए, और सतर्क नहीं हुए हैं तो आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। ये है इसका उद्देश्य। ठीक है सर, और हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं कि लिमिटेशन एक्ट है क्या और प्रतिकूल कब्जा लिमिटेशन एक्ट से किस तरह से जुड़ा है? देखिए, लिमिटेशन एक्ट तो यही है ना कि ये जो लिमिटेशन एक्ट बना है, लिमिटेशन एक्ट में ये तय किया गया है कि आपको किसी चीज को लिमिट के भीतर आप रखें। लिमिटेशन एक्ट माने समय की पाबंदी रखी गई है कि आप उस समय की पाबंदी के भीतर आप अपने काम को करें। मान लीजिए हमारे कोई भी, अगर हमारे यहाँ कोई विस्तार से कोई झगड़ा होता है और झगड़े में हम उस चीज के खिलाफ कहीं पर नहीं गए, किसी के यहाँ भी, पुलिस में भी मान लीजिए आ गया मामला कि पुलिस को भी इस चीज को कि कोई घटना घटना होती है और घटने के बाद, तो उस घटना घटने के बाद अगर पुलिस उस चीज की रिपोर्ट करके इस मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाती है, तो मजिस्ट्रेट तो पहला सवाल यही पूछेगा ना कि आप इतने दिन तक क्यों सोए पड़े, और ये चीज का क्यों ना बेनिफिट दे दिया जाए। बेनिफिट किसको? बेनिफिट उसको मिल जाएगा जो एडवांस पोजीशन का मालिक है, जो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि देखिए वो उसके पक्ष में ये बात जाती है, वो उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहा है और उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये खास तौर पर ये होता है कि दोनों में यही है कि हमारे पास लीगल राइट तो है, लेकिन लीगल राइट का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है,
इस नाते लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो लिमिटेशन एक्ट आपको इससे बाहर कर देता है, और बाहर करने का मतलब उसको बुरे परिणाम भुगतने के लिए रियल मालिक को तैयार होना पड़ेगा, और पजेसर जो है, जो जिसने कब्जा कर रखा है, वो उसका निश्चित रूप से हकदार बन जाएगा। ये दोनों में खास तौर। ठीक है, ये तो बात हो गई लिमिटेशंस एक्ट की। तो अगर किसी इंडिविजुअल का संपत्ति जो होती है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, तो वो अपनी संपत्ति को कब्जे से बचाने के लिए आखिर क्या कर सकता है? सबसे बड़ा तो यह है कि संपत्ति को बचाने के लिए आप उसको नोटिस दीजिए जी। आप वकील से मिलिए या लोगों से बात करिए, उसको नोटिस दीजिए कि देखिए आपने इतने समय तक मेरी संपत्ति का कब्जा कर रखा है और आप इन वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप उसको इतने समय तक, मान लीजिए हर साल किराया बढ़ा देंगे या बिजली का बिल जो आएगा उसको करेंगे, पेमेंट करेंगे। आपने बिजली का बिल नहीं दिया है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई हैं। तो ये 2-4 चीजें होती है जिसके लिए आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं तो आप पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि आपका ये हमारी संपत्ति है और इस व्यक्ति ने जबरदस्ती हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। तो ये उसको डिस्पोजेस करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए आपको ये सारे कदम उठाने। लेकिन अगर मान लीजिए इन चीजों पर भी नहीं हो पाता है नोटिस देने के बाद, तो आप उसके इविक्शन के लिए सूट फाइल करेंगे, और वो कोर्ट में सूट फाइल करने के दौरान आप इस चीज को तय करेंगे कि देखिए इसके साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ था। जाहिर है कि सामान्य तौर पर एक एग्रीमेंट कराया जाता है। ये एग्रीमेंट किया गया है कि आप 3 साल बाद या 5 साल बाद इस संपत्ति को छोड़ देंगे, और अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आप इसको खाली करने के हकदार हैं। और एक होता है कि मेसने प्रॉफिट, जिसको अंग्रेजी में लिखा तो जाता है मेसने, लेकिन पढ़ा जाता है मीन प्रॉफिट, MESNE, जिसको मेसने लिखा जाता है लेकिन वो पढ़ा जाता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट के लिए आपको जितना किराया देना चाहिए आपको, उससे 10 गुना या 20 गुना उस पर लिख दिया जाता है कि आपको प्रतिदिन के हिसाब से या प्रतिमाह के हिसाब से देना पड़ेगा। इन सारी चीजों को, प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आप ये साबित करेंगे कि हम राइटफुल ओनर हैं, तो राइटफुल ओनर है। और अगर आपने पोजीशन दिया है तो आपको इसको खाली करना पड़ेगा, और अगर नहीं खाली करते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये इसके साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, और आज हम बात कर रहे थे एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जे पर और उससे जुड़े हुए कानूनों के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय या मशवरा हमसे ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।